नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में डेली आंसर राइटिंग की सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 70 पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 71वां पार्ट देखेंगे और इस पार्ट में 2 प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। और अच्छे से उत्तर लेखन अभ्यास आप लोग करते रहिए। और जो मेंस की डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो आपकी बीओ मेंस आर जो आपका यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से करते रहिए। और दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो प्रश्न है प्रश्न को देखते हैं। कि जैसे आज का जो प्रश्न है पेपर सेकंड का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 141 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ें हैं, जो प्रश्न है प्रश्न को लिखने से पहले जैसे कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में एक एक कोटेशन आप लोगों को डालना होता है। ठीक है, कोटेशन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक एक कोटेशन डाल देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, आप डेटा और डायग्राम का भी प्रयोग करिए, प्रश्न में एक लयबद्धता लाइए, अच्छे शब्दों का चयन कीजिए और डेटा डायग्राम इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करना है। इन सारी चीज़ों को सावधानियों को ध्यान रखते हुए ही आप लोगों को प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, आज का जो प्रश्न है दोस्तों पेपर सेकंड का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 141 है और 200 शब्द सीमा में प्रश्न को लिखना है। शब्द सीमा का आप लोगों को खास ख्याल रखना है। चलिए आज का जो प्रश्न है प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी एवं राज्य के महाधिवक्ता के बीच में अंतर को स्पष्ट करना है। जो चीज़ आपसे पूछी गई है, जितनी मात्रा में पूछी गई है, उसी का स्पष्ट रूप से आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी की जहाँ तक बात करते हैं तो सबसे पहले तो भारत के महान्यायवादी की बात करते हैं। महान्यायवादी के जो संविधान के प्रावधान किया गया है तो वो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी होगा। तो उस सारी चीज़ों का प्रावधान जो है यह भाग 5 में किया गया है, अनुच्छेद 76 में। ठीक है, अब देखिए भारत के महान्यायवादी की जहाँ तक बात करते हैं तो ये सरकार का जो गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट का यह कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, यह एक लीगल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट का, सरकार का। जो भी सत्तारूढ़ दल होता है तो उस सत्तारूढ़ दल की पार्टी की सरकार जो उसकी भी होती है तो उसी का यह कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, और इसकी योग्यता क्या होती है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं तो उनकी जो योग्यता होती है तो उतनी योग्यता महान्यायवादी के बनने के लिए चाहिए होती है। इसका कार्यकाल जो होता है दोस्तों, कार्यकाल महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है और इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसको नियुक्ति दी जाती है। ठीक है, त्यागपत्र की जहाँ तक बात करते हैं तो त्यागपत्र यह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, ये इनके ऊपर की बात है। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे अगर इन केस सरकार गिर जाती है, ध्यान रखिएगा ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट जो मंत्रिपरिषद है और जो गवर्नमेंट होती है, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार अगर गिर जाती है तो तब भी जो महान्यायवादी है उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ में क्या है कि जैसे उच्चतम न्यायालय में कोई वाद विवाद होता है, सरकार का पक्ष रखना होता है या लीगल एडवाइस सरकार को चाहिए होती है या कोई केस आता है जिसको सरकार निर्देशित करती है, राष्ट्रपति निर्देशित करते हैं कि इस केस पर आपको लड़ना है, तो सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकारी होता है। इसको अधिकार होता है कि संसद के दोनों सदनों में यह भाग ले सकता है, बोल भी सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसको जहाँ तक परिश्रमिक की बात आती है तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो इसका वेतन की बात आती है तो राष्ट्रपति के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है और सरकार को कानूनी सलाह देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरकार को कानूनी सलाह देता है, केसेस लड़ता है सरकार के बिहाफ पे। ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके भी जैसे मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया किसी भी न्यायालय में अगर कोई कार्रवाई होती है तो उस पर कार्रवाई पर यह सुनवाई कर सकता है। जो आपका महान्यायवादी होता है वह किसी भी न्यायालय में कार्रवाई का अधिकार रखता है, सुनवाई का अधिकार रखता है आपका महान्यायवादी। ठीक है, अब देखिए महान्यायवादी के आप लोगों ने अच्छे तरीके से चीज़ों को जाना। अब देखिए महाधिवक्ता की चीज़ों को अच्छे तरीके से जानिए। कि देखिए राज्य के महाधिवक्ता का जो प्रावधान है अनुच्छेद 165 में किया गया है और राज्य सरकार का यह कानूनी सलाहकार अधिकारी होता है। कि मतलब राज्य सरकार को अगर कानूनी
चीज़ों पर, विषयों पर कोई भी सलाह चाहिए होती है तो यह राज्य के महाधिवक्ता से सलाह लेते हैं, ठीक है। और यह सभी राज्यों में इसका प्रावधान किया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेट है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, तो सभी स्टेट्स में जो राज्य का महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसकी नियुक्ति की जहाँ तक बात की जाती है तो नियुक्ति की जो बात है तो नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल के द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसकी योग्यताओं की जहाँ तक बात की जाती है तो योग्यताओं की बात करने पे उच्च न्यायालय जैसे जो हाई कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता जो भी होती है तो उसकी योग्यता के बराबर यह व्यक्ति होना चाहिए जिसको राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाना है, ठीक है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह अपना नियुक्त किया जाता है, ठीक है। पद को ग्रहण करता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। त्यागपत्र दे सकता है राज्यपाल को। वेतन जो होते हैं, वेतन जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट करता है निर्धारित, वैसे ही राज्य में जो है वो आपका निर्धारण जो है राज्यपाल के द्वारा कर सकता है। राज्य में ध्यान रखिएगा, राज्य की बात हो रही तो राज्य महाधिवक्ता जो होता है, एडवोकेट जनरल जो होता है, तो वह राज्य में कहीं भी किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है। और क्या है कि जैसे मान लीजिए राज्य सरकार को विधि विषयों पर कानूनी अगर कोई सलाह है तो सलाह देने के लिए भी वह उपलब्ध रहता है, सलाह भी देता है। और राज्य के दोनों सदनों, जैसे देखिए कुछ राज्यों में राज्य विधानसभा है और राज्य की विधान परिषद नहीं है, तो जो भी जहाँ पर स्थिति है तो राज्य के दोनों सदनों या एक सदन में बोलने का अधिकारी होता है। इसको स्वतंत्रता है बोलने की, भाग लेने की, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को मुख्य चीज़ क्या थी, जो आपका महान्यायवादी है और राज्य का महाधिवक्ता है, दोनों के बीच में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बस डिफरेंस दिखाना था, अंतर दिखाना था, ठीक है। चीज़ों की बात करनी थी, प्रावधानों की बात करनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यह प्रश्न जो है 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, बीओ मेंस का भी स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग भी बीओ मेंस ज्वाइन करना चाहते हैं या यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, तो मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 142 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। अभी हाल ही में एक जो राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति पर टिप्पणी करनी है, तो यह प्रश्न है, ठीक है। हाल ही में एनडीएमए ने, ठीक है, एनडीएमए ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह जारी की गई है और यह राष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन रणनीति है। इस पर आप लोगों को टिप्पणी करनी है। लिखने से पहले जैसे उत्तर लिखते हैं तो उत्तर को लिखने से पहले जैसे कुछ सावधानियों को ख्याल में रखना होता है कि जैसे जो भी उत्तर लिखते हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे। और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तीनों में एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि आप जो उत्तर लिखते हैं उसमें जैसे डेटा है, डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का भी आप लोग समावेश कर सकते हैं। प्रश्न जो लिखते हैं उसको पॉइंट्स के फॉर्मेट में, पैराग्राफ के फॉर्मेट में भी आप लोग लिखने का प्रयास करिए। जहाँ पर भी जो भी रेलेवेंट होता है तो दोनों का समावेश करते हुए अच्छे से लिखना है, ठीक है। इसके साथ में डेटा और डायग्राम का भी उपयोग करते हैं तो आपकी वो जो उत्तर है उत्तर बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। देखिए आज का जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, 142वां नंबर प्रश्न है। 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। शब्द सीमा का खास ख्याल रखना है दोस्तों आप लोगों को। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति पर टिप्पणी करनी है और यह जो राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति है तो यह अभी हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी की गई। इसकी रणनीतियों के तहत कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जैसे वर्तमान में हम लोग देखते हैं तो भूस्खलन से प्रभावित या भूस्खलन प्रवण क्षेत्र कौन कौन सी है। जैसे ऑल ओवर भारत की, ऑल ओवर इंडिया की जो लैंड है उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो भारत की भूमिका लगभग 12.6% जो क्षेत्र है वो भूस्खलन प्रवण क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर भूस्खलन लैंडस्लाइड्स होते हैं,
ठीक है। अब देखिए इसका जो रणनीतियां हैं, इसके अंतर्गत कुछ कार्यों को समाहित किया गया है कि कौन कौन से कार्य होंगे, कौन कौन से कार्य नहीं होंगे, तो इन सारी चीज़ों को बताया गया है। देखिए भूस्खलन जोखिम क्षेत्रों का बृहद स्तर पर मानचित्रण करना, वो सूक्ष्म स्तर पर भी हो सकता है और बृहद स्तर पर भी हो सकता है, तो दोनों स्तरों पर मानचित्रण करना कि कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड्स आती हैं और जो आधुनिक तकनीकियां हैं उन आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसकी जानकारी प्राप्त करना कि कहाँ पर एक सूचना प्रणाली को भी विकसित करना कि कहाँ पर लैंडस्लाइड्स होने वाली हैं या होंगी भविष्य में, ठीक है। भूस्खलन निगरानी एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास करना, जो हमारे यहाँ देखिए लैंडस्लाइड को निगरानी रखने के लिए एक सिस्टम बनाने की बात कही गई इस रणनीति के तहत में, और भूस्खलन के क्षेत्रों की निगरानी करना कि कहाँ पर लैंडस्लाइड्स होंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली की भी व्यवस्था करने की बात कही गई है। और क्या है कि जैसे लोगों के बीच में जागरूकता कार्यक्रम भी फैलाना, कि जैसे आपदा प्रबंधन की, आपदा जैसे लैंडस्लाइड क्या है, भूस्खलन क्या है, एक आपदा है, और आपदा से निपटने के लिए आपको आपदा से पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद में तैयारियों को लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना पड़ता है। तो इसके लिए अब लैंडस्लाइड से संबंधित चीज़ों को, कार्यक्रमों को लोगों तक जागरूकता फैलाना, ठीक है, जागरूकता कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, तो ये सारी चीज़ें बात कही जाती है। और लोगों को शिक्षित करना कि किस तरीके से आप लैंडस्लाइड से बचाव कर सकते हैं और किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और एक अच्छी जागरूकता प्रणाली का विकास करना, तो ये बात कही गई है। और क्या है कि जैसे एक सेंटर फॉर लैंडस्लाइड रिसर्च स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट का निर्माण करना, जिसमें लैंडस्लाइड से संबंधित सारे डेटा का रिसर्च किया जा सके, अन्य नई शोधों को क्रियान्वित किया जा सके, जिससे लैंडस्लाइड से होने वाले खतरे और पूर्व चेतावनी और जो भी घटनाएं घटित होती हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ पर लैंडस्लाइड होने की संभावनाएं हैं, तो इन सारी चीज़ों का जो अनुसंधान है उसके लिए सेंटर फॉर लैंडस्लाइड रिसर्च स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और क्या है कि जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र, जैसे हिमालयी क्षेत्र है, तो जहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, तो इन जगहों पर पर्वतीय क्षेत्रों का विनियमन करना, रेगुलेशन करना, जिससे कि यहाँ पर लैंडस्लाइड की जो घटनाएं होती हैं वो कम हो, और सारी चीज़ों की जानकारी रखना, निगरानी करना, और पर्वतीय क्षेत्रों का रेगुलेशन बहुत अच्छा करना। जैसे मान लीजिए इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं कि जैसे हितधारक जितने भी, स्टेक होल्डर जितने भी हैं, तो उनका जिस व्यक्ति का भी, जैसे मान लीजिए लैंडस्लाइड आपकी उत्तराखंड में आती है, तो उत्तराखंड से संबंधित जितने भी लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके क्षमता का विकास करना, सक्षमता का निर्माण करना, और उनको लैंडस्लाइड जैसी आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, उन व्यक्तियों को, उन राज्य के व्यक्तियों को, उन राज्यों को प्रशिक्षण प्रदान करना, उनमें क्षमता का विकास करना, ये सारी चीज़ें इस आपदा प्रबंधन रणनीति में कही गई हैं। जैसे प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक जोखिम प्रवण क्षेत्रों का प्रशिक्षण करना, कि जैसे जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं तो उनको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है कि कौन कौन से भूस्खलन से प्रभावित प्रवण क्षेत्र हैं, कौन कौन से प्राकृतिक क्षेत्र हैं, तो इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण की बात कही जाती है। और क्या है कि जैसे आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग से, जैसे मानव रहित विमान है, ठीक है, ड्रोन है, तो ड्रोन का उपयोग निगरानी में किया जा सकता है हर तरीके से, कि वहाँ पर जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ पर लोगों की निगरानी की जा सकती है कि लोग वहाँ पर ना जाएँ, उधर ना जा सकें, ठीक है। और कुछ चीज़ें और भी हैं कि जैसे जो भूस्खलन रणनीति जो बनाई जा रही है, तो इसमें जैसे वर्षा का वितरण, भाई आप लोगों ने देखा होगा चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर जो पिघला था, ठीक है, जो लैंडस्लाइड हुआ था, तो उसके कारण जो उत्तराखंड में जो आपका बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था, वर्षा के कारण हुआ था, तो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि वर्षा कहाँ पर ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी। अब ऐसे एरिए में जहाँ पर भूस्खलन या लैंडस्लाइड जहाँ ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों की चिन्हित करना, उनका आकलन करना, और उनके लिए लोगों को तैयार करना, उनके लिए जो संस्थाएं हैं, जो संगठन हैं, उनको तैयार करना, उनको प्रशिक्षण देना, लोगों को प्रशिक्षण देना, जिससे वो जो आपदा है, लैंडस्लाइड है, उससे निपटा जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से सारी की सारी जो प्रबंधन रणनीतियां हैं, ठीक है, उसी के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति अभी लाई गई है, जारी की गई है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से 125 शब्द सीमा में आपको इस प्रश्न को लिखना है। बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को लिखने का कार्य करिए आप लोग, ठीक है।
और इसके पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सअप ग्रुप वीओ का मेंस का अलग चल रहा है, यूपी पीसीएस मेंस 2019 का चल रहा है, 20 का चल रहा है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।